नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पंचायती राज वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में समझा था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेसा एक्ट 1996 यानी कि प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रोविजंस डायरेक्टली फिफ्थ शेड्यूल एरियाज यानी जो ट्राइबल या शेड्यूल एरियाज है उन पर लागू नहीं होते। लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो पंचायती राज के प्रोविजंस को शेड्यूल एरियाज में एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन कुछ सुइटेबल मॉडिफिकेशंस के साथ। और इसी वजह से 1996 में आया पेसा एक्ट, जो कि स्पेसिफिकली शेड्यूल एरियाज के लिए पंचायत सिस्टम को एक्सटेंड करता है। यानी कि पेसा एक्ट एक कानून है जो शेड्यूल एरियाज यानी कि जहां ज़्यादा आदिवासी रहते हैं वहां ग्राम सभा को अधिकार देता है कि वो अपने गांव के विकास, संस्कृति, जमीन, जल, जंगल और साधन पर खुद फैसला ले सके। इस एक्ट का मकसद आदिवासी समुदाय को उनके पारंपरिक हक और गवर्नेंस सिस्टम के साथ सशक्त बनाना है। तो बेसिकली ये एक्ट एक ब्रिज है जो ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नेंस और मॉडर्न पंचायती राज के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे वो कौन से स्टेट्स हैं जहां फिफ्थ शेड्यूल एरियाज आते हैं, यानी जहां पेसा एक्ट 1996 लागू होता है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, ये 10 स्टेट्स में ये एक्ट लागू होता है। ये एक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्पेशल राइट्स और पावर्स देता है, यानी कि ये एक ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस का एक पावरफुल टूल है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे पेसा एक्ट 1996 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसका मकसद क्या था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में दिए गए पंचायती राज के प्रोविजंस को शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करना। पहले ये प्रोविजंस ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होते थे। पेसा एक्ट ने इस गैप को ब्रिज किया है। दूसरा मकसद था ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सेल्फ रूल का अधिकार देना, यानी कि ट्राइबल लोग अपने लोकल अफेयर्स को खुद डिसाइड कर सके। ये पेसा का कोर विजन था। तो यहाँ पे तीसरा एम था ग्राम सभा के जरिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, यानी हर आदमी, हर औरत की आवाज़ सुनी जाए और डिसीजंस लेने में सबका योगदान हो। चौथा ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नेंस सिस्टम को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज के साथ अलाइन किया जाए, यानी जो परंपराएं और कस्टम्स ट्राइबल लाइफ का हिस्सा है उनका सम्मान हो। यहाँ पे पांचवा गोल था ट्राइबल ट्रेडिशंस और कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, यानी इन एरियाज में विकास हो लेकिन बिना उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों को बिगाड़े। छठा ऑब्जेक्टिव था कि पंचायत को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाए जो ट्राइबल नीड्स के हिसाब से टेलर किए गए हो, जैसे जल, जंगल, जमीन का कंट्रोल, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार, etc। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि हायर लेवल पंचायत जैसे पंचायत समिति या जिला परिषद ग्राम सभा के डिसीजंस को ओवरराइड ना करे, यानी लोकल लेवल पर जो डिसीजन लिया गया है उसी का रेस्पेक्ट हो। तो दोस्तों, ये थे पेसा एक्ट के 7 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो ट्राइबल एरियाज में रियल डिसेंट्रलाइजेशन, कल्चरल रेस्पेक्ट और लोकल एम्पावरमेंट को इंश्योर करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात करते हैं पेसा एक्ट 1996 के कुछ खास फीचर्स की। ये फीचर्स बताते हैं कि शेड्यूल एरियाज में गवर्नेंस कैसे अलग होती है और ग्राम सभा और गांव की क्या रोल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विलेज स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो भी स्टेट लॉ शेड्यूल एरियाज में लागू किया जाए उसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कस्टमरी लॉ, रिलीजियस बिलीफ्स और सोशल प्रैक्टिसेस के साथ मैच करना चाहिए, यानी कानून बनाते वक्त उनकी परंपराओं का रेस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ दूसरी खासियत यह है कि पेसा के अकॉर्डिंग विलेज का मतलब सिर्फ एक गांव नहीं होता।
बल्कि यहाँ पे एक विलेज कई छोटी छोटी बस्तियों या हेमलेट्स का ग्रुप भी हो सकता है। इससे हर छोटी ट्राइबल कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम सभा प्रोविजंस के बारे में। तो देखिए, पेसा एक्ट के तहत हर एक विलेज के लिए एक अलग ग्राम सभा होनी चाहिए, यानी गवर्नेंस बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है, जहां हर बस्ती की अपनी आवाज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इस ग्राम सभा में वही लोग शामिल होंगे जिनके नाम उस गांव के इलेक्टोरल रोल में है, यानी वोटिंग राइट्स वाले हर व्यक्ति को ग्राम सभा का मेंबर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्राम सभा को यह पावर दी गई है कि वो अपने ट्राइबल कस्टम्स, कल्चर और कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाटर रिसोर्सेज और ग्रेजिंग लैंड को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी डेवलपमेंट प्लान जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई स्कीम लॉन्च करनी हो तो ग्राम सभा की अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। बिना उनकी परमिशन के कोई काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो फंड्स के यूटिलाइजेशन को सर्टिफाई करे, यानी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसका हिसाब ग्राम सभा के पास होगा। तो यहाँ पे हमने ग्राम सभा प्रोविजंस को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर और पेसा एक्ट पे। तो अब हम बात करेंगे पेसा एक्ट के अंडर पंचायत के पावर्स की। तो देखिए, इस एक्ट के तहत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पंचायत में कम से कम 50% सीट रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। सिर्फ मेंबर्स ही नहीं बल्कि सभी लेवल के चेयरपर्सन के लिए भी रिजर्वेशन इंश्योर किया गया है, यानी लीडरशिप भी उनके हाथ में ही हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो 5th शेड्यूल एरियाज में पंचायत इलेक्शंस का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करे, यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस को डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम सभा टू बी कंसल्टेड बिफोर लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट इन शेड्यूल एरियाज। तो कोई भी लैंड एक्विजिशन हो, किसी का रीसेटलमेंट हो या शेड्यूल एरियाज में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान हो तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन करना जरूरी है। उनकी परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पावर पे। यहाँ नेक्स्ट पावर है माइनर वाटर बॉडी मैनेजमेंट टू पंचायत, यानी कि गांव के छोटे तालाब और वाटर रिसोर्सेज का कंट्रोल पंचायत के पास दिया जा सकता है। मतलब वाटर बॉडी का मेंटेनेंस और यूज ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है, अगर किसी कंपनी को माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस चाहिए शेड्यूल एरियाज में तो ग्राम सभा की कौंसिल लेना कंपलसरी है। ये ट्राइबल राइट्स और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि छोटे मिनरल्स जैसे स्टोन, सेंड और ग्रावेल, इनका ऑक्शन तभी हो सकता है जब ग्राम सभा अपनी रिकमेंडेशन दे, यानी उनकी अप्रूवल के बिना कुछ भी ऑक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, पेसा एक्ट के अंडर पंचायत को कुछ स्पेशल पावर्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे गांव में शराब या किसी भी नशा वाली चीज़ की सेल और कंजम्पशन को रोका जा सकता है। पंचायत को छोटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदुपत्ता या फिर महुआ के बीज का ओनरशिप दिया जा सकता है। आदिवासियों की ज़मीन किसी और को बेचने से रोकने के लिए पंचायत का रोल होगा। और गांव के हाट बाजार, लोकल लैंडिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट प्लान सब कुछ पंचायत के अंडर आएंगे। तो दोस्तों, ये थे पेसा एक्ट के अंडर पंचायत के पावर्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ज़मीन, जंगल और लोकल गवर्नेंस पर रियल कंट्रोल देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे।
तो अब हम जानेंगे सेफगार्ड्स ऑफ पैसा एक्ट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि हायर लेवल पंचायत जैसे ब्लॉक और जिला परिषद ग्राम सभा के डिसीजंस को ओवररूल नहीं कर सकती, यानी ग्राम सभा का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जहाँ भी संभव हो शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते वक्त 6th शेड्यूल का मॉडल फॉलो किया जाए। 6th शेड्यूल मेनली नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज में लागू होता है, जहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को अपने एरियाज में काफ़ी ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंट्रोल, लोकल जस्टिस सिस्टम और डेवलपमेंट प्लानिंग। पैसा ये सजेस्ट करता है कि अगर ऐसा पावरफुल सेल्फ गवर्नेंस मॉडल नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है तो उसी तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम शेड्यूल एरियाज में भी लागू किया जा सकता है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनके रिसोर्सेज, कल्चर और लोकल गवर्नेंस पर रियल और इफेक्टिव कंट्रोल मिल सके। नेक्स्ट है, अगर कोई स्टेट लॉ पैसा के प्रोविजंस के खिलाफ है तो उस लॉ को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलने के 1 साल के अंदर ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वही लॉज चलेंगे जो पैसा के कॉम्पेटिबल हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने पैसा एक्ट के हर एक फीचर को डिटेल में कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंसेज के बारे में, यानी इनके पास पैसा कहाँ से आता है और क्या चैलेंजेस है फंडिंग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से। तो सबसे पहला सोर्स है यूनियन गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है कि कितना पैसा सेंटर से स्टेट्स को और आगे पंचायत को दिया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट का डिवोल्यूशन। आर्टिकल 243 आई के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है कि पंचायत को स्टेट रेवेन्यू से कितना हिस्सा दिया जाए। ये एक रेगुलर और फॉर्मल प्रोसेस होता है। तीसरा सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली दिया गया लोन या ग्रांट। ये कभी कभी स्पेशल नीड्स के लिए दिया जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर के बाद रिकंस्ट्रक्शन या कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यहाँ पे चौथा सोर्स है सेंटर के द्वारा चलाए जाने वाले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इन स्कीम्स का फंड डायरेक्टली पंचायत के जरिए इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये पर्पज स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे पांचवा सोर्स है पंचायत का अपना इंटरनल रेवेन्यू, जिसमें आता है लोकल टैक्सेज जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स ETC, या फिर नॉन टैक्स इनकम जैसे मेला फीस, बिल्डिंग रेंट ETC। अब हम समझेंगे इसके ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मेजर चैलेंजेस इन पंचायत फाइनेंसिंग। पहला पॉइंट है वीक इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन। तो देखिए पंचायत का अपना रेवेन्यू काफ़ी कम होता है। यहाँ पे टैक्स कलेक्शन वीक होती है और कई लोग टैक्स देते ही नहीं। इस वजह से वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ज़्यादातर पंचायत ग्रांट्स पर डिपेंडेंट है, या सेंटर की स्कीम्स के लिए या स्टेट से आने वाले पैसों के लिए। जब ग्रांट आता है तभी काम होता है, नहीं तो रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ग्रांट्स मिलती है वो मोस्टली स्कीम स्पेसिफिक होती है। ग्राम सभा उस पैसे को अपनी मर्जी से किसी और इम्पोर्टेंट काम में यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हेल्थ, एजुकेशन और ड्रिंकिंग वाटर जैसे की सेक्टर्स का कंट्रोल अभी भी लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पंचायत को इन एरियाज में ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है पंचायत के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जैसे डेवलपमेंट का काम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते। इससे ग्राउंड लेवल गवर्नेंस वीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल सोर्सेज और उनसे जुड़ी हुई चैलेंजेस। अगर लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पैसा और पावर दोनों ग्राम सभा तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इतने सालों के बाद भी पूरी तरह इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाए। यहाँ सबसे बड़ा रीजन है 3 F's का प्रॉपर डिवैल्यूएशन ना होना। यहाँ पे पहला F है फंक्शन यानी कि काम, दूसरा है फंड्स यानी कि पैसा,
और तीसरा है फंक्शनरीज यानी कि एम्प्लॉइज। यानी कि जब तक पंचायत के पास काम भी ना हो, पैसा भी ना हो और स्टाफ भी ना हो, तब तक वो कैसे इफेक्टिव काम करेगी। नेक्स्ट रीजन है ज़्यादातर जगह पे ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। सरपंच को अपने डिसीजंस के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे वो बीडीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी। इससे ग्रासरूट डेमोक्रेसी वीक होती है। नेक्स्ट है जो पैसा मिलता है वो मोस्टली टाइड फंड होता है, यानी फिक्स्ड काम के लिए ही उसे यूज किया जा सकता है। इस वजह से पंचायत के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और फंड आने में डिलेज भी होती है, जिससे काम टाइम पर नहीं होता। नेक्स्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ओवर डिपेंडेंट है सरकारी फंडिंग पर। अगर ग्रांट आती है तो काम होता है और अगर नहीं आती तो काम नहीं होता, यानी इसका अपना स्टेबल रेवेन्यू सोर्स डेवलप नहीं किया गया है। नेक्स्ट रीजन है पंचायत के पास टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन कई जगह उन्होंने उसे यूज नहीं किया। लोकप्रियता के डर से या कैपेसिटी की कमी के कारण टैक्स कलेक्शन बहुत लो रहता है। नेक्स्ट रीजन है ग्राम सभा को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी माना गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसकी पावर्स वीक है। ना तो उनके रोल्स क्लियरली डिफाइन है और ना ही किसी ऑफिसर के लिए पेनल्टी अगर वो ग्राम सभा को इग्नोर करे। नेक्स्ट है कई स्टेट्स में पैरेलल बॉडीज बना दी गई है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, वाटर यूजर एसोसिएशन सीटीसी। इन बॉडीज ने पंचायत का काम को तोड़ दिया है, जिससे उनका रियल रोल डाइल्यूट हो गया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई पंचायत के पास अपना बिल्डिंग ही नहीं होता। बहुत कम पंचायत के पास फुल टाइम सेक्रेटरीज होते हैं और सिर्फ 20% के पास ही कंप्यूटर फैसिलिटीज है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी कई बार सेमी लिटरेट या ट्रेनिंग के बिना होते हैं। इन सब से गवर्नेंस का लेवल काफ़ी लो हो जाता है। तो दोस्तों ये थे मेजर रीजन्स जिनके कारण पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का पंचायती राज वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड 50 MCQs लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।